हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे पिछले 3 वीडियोस देखे ही होंगे। एक एफआईआर पे सेक्शन 154, एक आपने देखा होगा राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो अभी बनाया है फ़िलहाल में, और एक आपने देखा होगा व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अब हम आगे एक और नए वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस, बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और वारंट केस क्या है एंड समन केस क्या है और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इनके बारे ये सब तो डेफिनेशन है सीआरपीसी के अंदर, सीआरपीसी 1973 में। इन डेफिनेशंस को देखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। बेलेबल ऑफेंस, देखिए बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी के अंदर डिफाइन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेलेबल ऑफेंसेस क्या है? बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है जिनके अंदर आप देखिए ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल। याद रखिए, जिनको बेलेबल बताया है, कहां पर बताया है? सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में। याद रखिए, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जिन्हें बेलेबल बताया है, और ये याद रखिए और है, मतलब पहली बात तो ये वाली हो गई, और दूसरी बात जो मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। हम ये भी समझेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कैसे बेलेबल बताया है, कौन से ऑफेंसेस को बेलेबल बताया है, और दूसरी बात ये समझेंगे कि कौन से ऐसे लॉ है, अदर लॉ, जिनके अंदर बेलेबल ऑफेंसेस को बताया। एक और सेक्शन 2A के अंदर एक और बात है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है एनी अदर ऑफेंस, मतलब इनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस है वो सारे के सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। अब याद रखिए, बेलेबल ऑफेंस के अंदर सेक्शन 436 सीआरपीसी के अंदर आपका राइट होता है बेल का। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर आपका कोई राइट नहीं होता है। डिस्क्रिशन ऑफ द जज, आपको जो है, जो भी जज है या फिर मजिस्ट्रेट, उनके डिस्क्रिशन के ऊपर आपको बेल मिलेगी। याद रखिए, ठीक है, जब आप अरेस्ट होते हैं तो जब ये दोनों राइट जो है आपके साथ आते हैं। चलिए देखिए, बेलेबल ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको बताया, 1 के अंदर आप मिलेंगे आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में एक लिस्ट है, और उन्हीं के बारे में बताया है कि वो इंडियन पेनल कोड के जो ऑफेंसेस है पार्ट 1 में बेलेबल। अब याद रखिए, पार्ट 2 के अंदर जो बेलेबल ऑफेंसेस है वो अदर लॉज के अंदर, जैसे इंडियन पेनल कोड है, ये तो आईपीसी हो गया, इसके जितने भी ऑफेंसेस है ये सारे बेलेबल हो गए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एनडीपीएस, नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोपेट्रिक सब्सटेंस आपको दिखता है, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दिखता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है आपराधिक एक्ट्स दिखते हैं जो आपको पनिशेबल पनिशेबल बताते हैं और बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमें बेलेबल ऑफेंसेस को देखना है, तो हम इसमें देखते हैं कि अदर लॉज में कैसे बेलेबल होंगे। तो याद रखिए, जो भी ऑफेंसेस लेस देन 3 ईयर पनिशेबल है किसी भी अदर लॉ में आईपीसी को छोड़ के, वो सारे के सारे बेलेबल होंगे। याद रखिए, देखिए 3 ईयर और उससे कम के होंगे तो वो बेलेबल होंगे, और अगर मोर देन 3 ईयर है, यानी 3 साल से ज्यादा की अगर उसके अंदर पनिशमेंट है, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। और वो कहाँ बताया है? वो पार्ट 2 ऑफ सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अदर लॉ के लिए आपको मिल गया कि नॉन बेलेबल क्या होते हैं और कैसे पता चलेंगे अदर लॉ के लिए। और आईपीसी के लिए आपको याद रखना है कि आईपीसी के लिए उसके पूरे के पूरे सेक्शंस बताए हैं, आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच में, बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। याद रखिए, बेलेबल ऑफेंस में सबसे पहला अपन पॉइंट देखेंगे कि बेलेबल ऑफेंस एक आपका राइट है, यहां पर आपको ग्रांट होगी बेल, यहां पर आपको ग्रांट करना ही पड़ेगी बेल, आपका अधिकार है, आपको बेल मिलेगा, राइट ऑफ बेल। याद रखिए, और यहां पर कोई डिस्कशन नहीं चलेगा जज का। 436 के अंदर आपको जो है बेल मिलेगी ही मिलेगी, याद रखिए। और अगर बेल नहीं देते हैं तो आपका आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर पूरा का पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशन है, चाहे तो आपको बेल दे चाहे ना दे। ठीक है, सेक्शन 437 में भी ऐसा लिखा है कि जज में, यानी जज चाहे तो दे या ना दे। फिर उसके बाद दूसरा हमको डिफरेंस मिलेगा कि सेक्शन 436 के अंदर पुलिस ऑफिसर, याद रखिए, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है जिसने आपको अरेस्ट किया है, या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर है स्टेशन का, वो भी आपको जो है बेल दे सकता है बेलेबल ऑफेंसेस के केस में।
याद रखिए। और यहाँ पर नॉन बेलेबल के केसेस के ऑफेंस आप देखेंगे तो 437 और 439 के अंदर ये जज का डिस्क्रिप्शन होता है। याद रखिए कि जज ही इसको बेल देगा और कोई इसके अलावा बेल नहीं दे सकता नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। फिर हम देखेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, मतलब कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो मोर सीरियस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो 302 मर्डर के ऑफेंसेस होगा, या फिर आप देखें कल्पेबल होमिसाइड 304 आईपीसी के अंदर बड़े बड़े जो अपराध होते हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। और इसमें बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जैसे थेफ्ट हो गया, ठीक है, जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं। 294 जो है, आपने अगर किसी को जो है अभद्र टिप्पणी वगैरह की है उसके अंदर 294 लगता है गाली गलौज के अंदर, तो ये वाला ऑफेंस भी जो है यहाँ पर आपको बेलेबल दिखता है। फिर उसके अंदर याद रखिए बेलेबल ऑफेंस में कोई भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल को थोड़ा सा बता देते हैं। एंटीसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दी जाती है। होता क्या है कि एक व्यक्ति को एक एंटीसिपेशन है, उसे पता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो वो पहले ही हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट पहुंच जाता है सेक्शन 438 में और उनसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए बोलता है, और वो बोल देते हैं कि अगर ये अरेस्ट होता है तो इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। यहाँ पर इस केस में बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन याद रखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 438 के अंदर जो एंटीसिपेटरी बेल मिलती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये थे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस। हम आगे देखते हैं, आपको और मिलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको डेफिनेशन मिलती है सेक्शन 2C के अंदर। सेक्शन 2C के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस की आपको डेफिनेशन मिलती है, ठीक है। याद रखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है जहां पर आपको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वेयर ऑफिसर, ठीक है, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और कैसे अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आप याद रखिए जो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको 2 पार्ट मिलते हैं। पहला पार्ट मिला था आईपीसी के जो ऑफेंसेस है जिनको कॉग्निजेबल बताया है, तो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर आपको जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। याद रखिए विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जाएगा। और दूसरे कोई भी ऑफेंसेस है जैसे एनडीपीएस नार्कोटिक्स ड्रग्स के हो गए ऑफेंसेस, या फिर जुवेनाइल जस्टिस के, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन के कोई ऑफेंसेस है, तो उसके अंदर फिर अगर आपको देखना है तो फिर आपको जो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, जिसके अंदर 3 ईयर्स से ज़्यादा के जो भी ऑफेंसेस है वो सारे कॉग्निजेबल होते हैं। 3 ईयर्स से ज़्यादा जो भी पनिशेबल होते हैं वो सारे कॉग्निजेबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। तो नॉन कॉग्निजेबल की आपको डेफिनेशन मिलती है 2L ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 2L के अंदर आपको नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन मिलती है। बस इसमें इतनी सी बात है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, बाकी पूरा प्रोसीजर कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसा ही है कि ये जो है फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अगर नॉन कॉग्निजेबल बताया गया, या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग। याद रखिए एनी अदर लॉ जो है फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स वाला जो पार्ट है यहाँ पर याद रखिए कि अथॉरिटी नहीं आपके पास अरेस्ट करने की। और अगर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग के अंदर देखा जाए तो 3 ईयर्स से लेस देन जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल है अदर लॉ के अंदर, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। तो पहला डिफरेंस हम यही देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर जो है आपको विदाउट वारंट यहाँ पर अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल केस में। सेक्शन 2C के अंदर भी यही बात की गई है। पहला डिफरेंस भी यही होता है इन दोनों में। और यहाँ पर विदाउट वारंट आपको 2L के अंदर भी यही बताया है कि पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर इंचार्ज है आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। फिर अगला हम डिफरेंस देखते हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आपको करना क्या है। तो एक हमने FIR का वीडियो बनाया था वो देख लेंगे तो FIR के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा आपको कि FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको लिखाना पड़ेगी। ये पूरा इसके बारे में हमने हमारी एक पहली वीडियो में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बताया है।
तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर आप उसके पास जाएंगे और एफआईआर लिखाएंगे, याद रखिए। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में एफआईआर नहीं लिखाई जाती है। इसमें होता क्या है, तो सेक्शन 155 के अंदर आप एनसीआर लिखाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसको आप प्राइवेट कंप्लेंट भी बोलते हैं, जो मजिस्ट्रेट को लिखाई जाती है सेक्शन 155 में। तो याद रखिए, कॉग्निजेबल केस में आपको एफआईआर लिखानी है, नॉन कॉग्निजेबल केस में जो है आपको कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट लिखानी है, सॉरी मजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेंट लिखानी है, और इसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम अगला देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 में ऑफिसर इंचार्ज का पावर है कि वो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। याद रखिए, पुलिस ऑफिसर विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी में बताया। लेकिन इसमें याद रखिए कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसर सेक्शन 152 सब सेक्शन 2 के अंदर बताया है कि आपको पहले अथॉरिटी लेना पड़ेगी मजिस्ट्रेट की, उसके बाद ही आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल में आपको मजिस्ट्रेट अथॉरिटी देता है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। फिर हम लास्ट डिफरेंस इसमें देखते हैं कि ये लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस जो होते हैं, वो मोर सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल केसेस में आते हैं, और जो लेस सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं। तो जो मोर सीरियस है वो कॉग्निजेबल में, मतलब बहुत गंभीर प्रकृति के, और जो कम गंभीर प्रकृति के हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस, और नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल के बीच में हमने अच्छे से डिफरेंस देखा। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, समन केस और वारंट केस के बारे में हम देखेंगे कि वारंट केस क्या होता है, समन केस क्या होता है। याद रखिए, वारंट केस की डेफिनेशन सेक्शन 2X के अंदर बताई गई है। वारंट केसेस वो केसेस है जो कि पनिशेबल है डेथ। ये याद रखिए कि मृत्यु दंड जिसके अंदर दी जाती है, जैसे आईपीसी के अंदर कुछ 8-10 अपराध है जहां पर मृत्यु दंड दी जाती है। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पर आजीवन कारावास दी जाती है। और जो भी पनिशेबल है एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा पनिशेबल है, उन केसेस को वारंट केसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका उल्टा देख लीजिए, जो भी ऑफेंसेस नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स पनिशेबल है वो सारे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं समन केसेस। इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी 2W में। याद रखिए कि जितने भी ऑफेंसेस विच आर नॉट वारंट केस, तो याद रखिए कि लेस देन 2 ईयर्स से जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल है वो सारे के सारे समन केस। अब समन केस और वारंट केस में बेसिक डिफरेंस पूछे जाते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। सेक्शंस के डिफरेंस नहीं, आपको जो बेसिक डिफरेंस, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपको डिफरेंस मिलता है समन केस और वारंट केस में, कि यहाँ पर वही बात हो गई कि ये पनिशेबल विद यहाँ पर इम्प्रिजमेंट फॉर लेस देन 2 ईयर। जो समन केस है, लेस देन 2 ईयर के ऑफेंसेस जो होते हैं उनके लिए जो पनिशमेंट है वो सारे समन केसेस है, लेस देन 2 ईयर वाले। और जो डेथ, IFL, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या एक्सीडिंग 2 ईयर्स के लिए हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो वारंट केस है। तो पहला डिफरेंस आपको ये मिलता है। दूसरा, याद रखिए समन केस के अंदर सेक्शन 204 सब सेक्शन 1A के अंदर जो नोटिस इशू होता है, इसको प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस इशू करता है जो है मजिस्ट्रेट, वो सबसे पहली बार समन केस में सेक्शन 204 सब सेक्शन 1A के अंदर इशू होती है। लेकिन वारंट केस में आप जो है वारंट इशू कर सकते हैं, यहाँ समन इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समन इशू कर दिया आपने अटेंडेंस के लिए एक्यूज के, यहाँ पर वारंट इशू कर दिया। याद रखिए वारंट केस में आप समन भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए कि सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी में बहुत सारी बात की गई है कि वारंट केस में आप समन भी इशू कर सकते हैं, समन केस में वारंट भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, समन इन लिeu ऑफ वारंट एंड वारंट इन लिeu ऑफ समन, वो सेक्शन 87 में आपको मिल जाएगा। तो वो भी, इसको भी देखिए सेक्शन को, ये और क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि समन केस का जो ट्रायल है, सेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 251 से तो 259 के अंदर जो समन केसेस के ट्रायल बताए गए हैं कि ये जो केसेस है समन केसेस के ट्रायल ऐसे होगा। तो इसका पूरा प्रोसीजर सेक्शन 251 से 259 में बताया। और सिंपलर, इसका याद रखिए सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पर याद रखिए कोई भी फॉर्मल चार्ज जो है नहीं बनता है, चार्ज बनता ही नहीं है, याद रखिए। और वारंट केस के जो ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन भी करती है, यहाँ पर याद रखिए ट्राइबल व सेशन कोर्ट, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के आपको मिल जाते हैं सेक्शन 224 से 225 से लेके तो 237 तक, और वारंट केस के अंदर आपको मिल जाएगा ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड जो अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट 238 से आपको मिलता है तो 250 तक के आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर वारंट केस के जो है जो ट्रायल के बारे में बताया वो समन केस के ट्रायल है, ठीक है। फिर हम और इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं कि देखिए समन केस जो है उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है, याद रखिए समन केस को कंप्लेनेंट ने अगर चाहा तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है। कंप्लेनेंट चाहता है कि समन केस में उसको आगे प्रोसीडिंग नहीं करना है तो वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है अपने केस। लेकिन वारंट केस में आपको विड्रॉल जो है कंप्लेनेंट को नहीं कर सकता कंप्लेनेंट, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसे ही विड्रॉ करना पड़ेगा। याद रखिए वारंट केस में अगर विड्रॉल करना है तो आपको सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी में बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है परमिशन लेना पड़ेगी कोर्ट की, उसी के बाद वो विड्रॉ कर सकता है केस को, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि समन केस जो होते हैं उनको आप वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समन केस को वारंट केस के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेक्शन 259 में ये बात कही गई है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई भी समन केस है और मोर देन 6 मंथ उसकी पनिशमेंट है, मोर देन 6 मंथ से पनिशेबल है, तो उस केस को वो कन्वर्ट करके वारंट केस में ट्राई कर सकता है। यहाँ पर जो है वारंट केसेस को समन केसेस में आप जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। याद रखिए इसका सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं क्या समन केसेस का जो ट्रायल होता है उसके अंदर आपको पहले बता चुका हूं कि चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रीन पेपर के ऊपर जो है एक लीगल पेपर ग्रीन, उसके ऊपर ही आप जो है सब्सटेंस लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर चार्ज फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है, चार्ज आपको वारंट केसेस में फ्रेम करना ही पड़ेगा। लास्ट डिफरेंस हम देखेंगे कि समन केसेस में जो है आप याद रखिए कि प्रोसीडिंग को स्टॉप भी किया जा सकता है। 258 में मिलेगा आपको सेक्शन 258 में कि अगर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर ऐसा लगता है कि वो उस केस में जो है उसको प्रोसीडिंग को स्टॉप करना चाहिए तो वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं है कि प्रोसीडिंग स्टॉप की जाए वारंट केस में। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिए, हमारे जो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे पुराने वीडियोस को भी देखिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लॉ के फ्रेंड्स है या कोई भी सिविल जज के फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।